नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 479 और इस सेट का जो पीडीएफ होगा ये टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय डीके शर्मा मैथ्स बाय डीके शर्मा, हाँ टेलीग्राम चैनल का भी नाम मैथ्स बाय डीके शर्मा है, ठीक है। कहीं लिखा हुआ नहीं, मैथ बाय डीके शर्मा। ओके ना, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए सवाल, देखिए कहा यार कि जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% कमी हुई है, उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई है। कोई वस्तु जो है आप बेच रहे हैं, उसका प्राइस 20% घट गया, जिसके कारण जैसे ही प्राइस 20% घटा, बिक्री जो है X% बढ़ गया, यानी कि सामान ज्यादा बिकना शुरू हो गया। का राजस्व यानी कलेक्शन होता है, वसूली होता है, या इसी को इनकम बोल सकते हैं। का इनकम जो है ये 60% बढ़ गया, तो कहा कि X का मान बताना है। अच्छा X है क्या? तो सर बिक्री में हुआ चेंज है X क्या है? तो बिक्री में यानी कि बेचे गए वस्तुओं में परिवर्तन को डिनोट कर रहा है। तो कुछ नहीं करना है, मूल्य में कितने का वृद्धि हुआ आप बताना। तो सर मूल्य 20%, सॉरी कमी हुआ है 20%, यानी प्राइस अगर 100 था तो 20% घटकर नया प्राइस हो गया होगा कितना, 80। आगे कहा कि बिक्री में X% का वृद्धि हुआ, तो X में तो चेंज ही पूछ रहा है, तो X को इग्नोर करिए, आगे बढ़िए। कहा राजस्व यानी इनकम, वसूली, कलेक्शन, इनकम जो है 60% बढ़ गया, यानी कि पहले टोटल इनकम हो रहा था 100, अब 60 ज्यादा यानी 160 इनकम होगा। तो बिक्री में चेंज पूछा है तो रेशियो बिक्री का निकालना पड़ेगा। अब बिक्री का रेशियो कैसे निकालेंगे? तो टोटल इनकम में अगर एक वस्तु के मूल्य से डिवाइड करिएगा तो बेचे गए वस्तु का संख्या, जैसे आप समझिए इस बात को, मान लीजिए एक कलम का मूल्य है 5 रुपया, एक कलम का मूल्य है 5 रुपया। आप कलम बेचने के लिए बैठे, आप कुछ कलम बेचकर टोटल जो है 30 रुपए कमाए हैं, टोटल आपका इनकम है 30 रुपए। तो आप बताना आप कितना कलम बेचे। तो आप कहिएगा ना कि सर देखिए ना, एक कलम 5 रुपए का बेच रहे थे और टोटल 30 रुपया अगर कमाए हैं, तो टोटल इनकम में एक कलम के प्राइस से भाग दे दीजिएगा। तो क्या आपका ये नहीं आ जाएगा कलम का संख्या कि आपने 6 कलम बेचा होगा। मान लीजिए कि एक कलम का मूल्य है 8 रुपया, एक कलम का मूल्य है 8 रुपया। आप टोटल कलम उलम बेच कर आए तो 40 रुपया कमा कर लाए, यानी कितना कलम बेचे होइएगा। तो टोटल इनकम है 40, एक कलम का प्राइस है 8, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 बचे 40, यानी 5 कलम बेचे होंगे। तो सिंपल, अगर बेचे गए वस्तु का संख्या अगर निकालना है, बेचे गए वस्तु का संख्या अगर निकालना है, भाई बेचे गए वस्तु का संख्या निकालना है तो क्या करिएगा? क्या कोई बात नहीं, ऐसे करते, पता है हैंग लगता है, करता है, पता नहीं क्या करता है। तो टोटल इनकम तो मालूम है ही आपको, एक वस्तु का प्राइस भी मालूम है, तो बेचे गए वस्तु का संख्या कितना, तो टोटल इनकम एक वस्तु के प्राइस से डिवाइड कर दीजिए। अब टोटल इनकम हो रहा है 160 रुपया। अब एक वस्तु का प्राइस है कै रुपया, तो कै गो वस्तु बिक्री की है, यानी कि टोटल इनकम एक वस्तु के रेट से डिवाइड कर दिए। 100 से 100 कट गया एक बार, 80 से काटिए 2 बार, यानी पहले एक वस्तु बेच रहे थे, आज 2 वस्तु बेचे हैं, यानी कि बिक्री कितना बढ़ गया, एक का वृद्धि हुआ कितना पर, 1 पर, परसेंट तो 100 से गुना, 100 एकम 100%। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, बिक्री यानी बेचे गए वस्तु का संख्या निकालना है, तो टोटल इनकम में एक वस्तु के प्राइस से भाग दे देंगे तो बेचे गए वस्तुओं का संख्या आ जाएगा। देखिए ये अच्छा सवाल है प्रोबेबिलिटी का। कहा ए 75% मामलों में सच बोलता है, ए 75% मामलों में सच बोलता है। तो 75% मामलों में सच, जैसे नहीं आम बोलचाल के भाषा में हम लोग बोलते हैं, अरे यार आप तो आधा से ज्यादा झूठे बोलते हैं, 70% तो आप झूठे बोलते हैं, 50% तो आप झूठे बोलते हैं। तो वही कहा कि ये 75% मामलों में सच बोलता है। 75% का फ्रैक्शन होता है 3/4, यानी कि टोटल 4 बात बोला है, उसमें से 3 सही है।
आगे कहा कि बी 80% मामलों में सच बोलता है, यानी 80% सच बोलता है तो बाकी 20% झूठ बोलता होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो बताइए 80% का फ्रैक्शन 4/5, यानी कि टोटल 5 बात वो बोला है जिसमें 4 सही बोला है। ठीक है, आगे कहा कि सर इसकी क्या प्रायिकता है कि वे एक ही घटना का वर्णन करते हुए एक दूसरे का खंडन करें। खंडन कहने का मतलब हुआ कि सर कॉन्ट्राडिक्ट, खंडन यानी कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, उनके विचारों में मतभेद हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम सच बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये बात सही है, आप बोल रहे हैं कि नहीं सर वो आप जो बोल रहे हैं गलत है, तो ये मेरे और आपके विचार का खंडन हुआ। हम बोले हाँ, आप बोल रहे हैं ना, तो मेरा और आपके विचारों का यही तो मतभेद हुआ, यही तो खंडन हुआ। तो कहा इसकी क्या प्रायिकता है कि एक ही घटना का वर्णन करते हुए एक दूसरे का खंडन करे। तो एक दूसरे का खंडन कहने का मतलब एक सच बोले तो दूसरा झूठ बोलेगा। एक बोलेगा दिन है तो बोल रहा है कि ना दिन ना है, रात है। तो यही तो हुआ कि एक दूसरे के बातों का खंडन कर रहा है। तो बताइए खंडन करे, यानी कि ए अगर सच बोले और बी झूठ बोले, और मतलब गुना होता है। ए सच बोले और बी क्या बोले, झूठ बोले। ए सच बोले और बी क्या बोले, झूठ बोले। तो हम बोलेंगे कि सर ए और बी एक दूसरे के बातों का क्या कर रहा है, खंडन। ए सच बोले और बी झूठ बोले, और मतलब गुना होता है प्रोबेबिलिटी में। क्लियर है, ये केस होगा। ए सच बोले और बी झूठ बोले, यानी ए और बी एक दूसरे के बातों को खंडन कर रहा है। या क्या हो सकता है कि सर ए झूठ बोले और यानी गुना, बी सच बोले। इसका मतलब ही तो यही हुआ कि सर एक दूसरे के बातों का ये खंडन कर रहा है। हो गया काम खत्म। अब आप बताना ए के सच बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 3/4 इंटू, अच्छा बी के सच झूठ या ना, तो बी के सच बोलने का प्रोबेबिलिटी 4/5, यानी 5 में से 4 सच बोलता है, तो 5 में से 1 क्या बोलता होगा, झूठ बोलता होगा। और या मतलब प्लस होता है। ठीक है, ए के झूठ बोलने का चांस क्या है, तो सच बोलने का चांस है, प्रोबेबिलिटी है 3/4, यानी 4 में से 3 बार सच बोलता है तो झूठ बोलता होगा कितना, 4 में से 1 बार, इंटू बी के सच बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 4/5। अब यार 4 से 4 कट गया, यहां है 3/4 बचे 20, प्लस यहां है 1/5, एलसीएम हो जाएगा 20, 5 चौक तो 4 एकम 4 3 7/20। हमको समझाना है इसलिए इतना लिखना पड़ा। आप जब बनाएंगे तो इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट चीजों को समझ के लिख लीजिएगा। ठीक है ना, ये सब कहानी ये सब लिखना उखना नहीं है, आप डायरेक्ट सवाल बनाइएगा। चलिए देखिए, कहा यदि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2.5 गुनी हो जाती है। कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 5 वर्ष में 2.5 गुनी, कोई धनराशि जो है ये 5 वर्ष में 2.5 गुनी। अच्छा 2.5 गुनी को रेशनलाइज करिए तो 2 दूना 4 और 1 5/2 गुना, 5/2 गुना हो गया, है ना। अब आगे सवाल में कहा कि यह धनराशि समान, यह धनराशि जो है, यह धनराशि समान वार्षिक ब्याज दर पर कितने वर्षों में, टाइम पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 6 सही 1/4, यानी 4 छक 24 और 1 25/4 गुनी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई एक बात बताइए, यहाँ 5 के पावर 1, 5/2 के पावर 1 हुआ है, 5 वर्षों में 5/2 के पावर 1 हुआ है, यानी कि 5/2 के पावर 1 यानी पावर 1 होने में टाइम लगा है कै साल, 5 साल। तो कहा 25/4। अच्छा 25/4 कहने का मतलब 5/2 का स्क्वायर ना, 5/2 का स्क्वायर। 25/4 होने में कितना समय लगेगा, 25/4 कहने का मतलब पूछ रहा है कि 5/2 के स्क्वायर होने में कितना समय लगा। तो 1 होने में अगर 5 साल लगा तो पावर 2 होने में टाइम कितना, 1 होने में 5 साल, तो 2 होने में कितना लगेगा, डायरेक्ट आप बोल दीजिएगा 5 दूना 10 साल, है ना। 1 होने में 5 साल तो 2 होने में 5 दूना 10 साल। ठीक है बात। चलिए इसको देखिए, कहा केंद्र ओ वाले एक वृत्त में जीवाएं पी आर और क्यू एस
आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु टी पर मिलती है और पी क्यू वृत्त का व्यास है। यदि एंगल आर ओ एस 42 डिग्री है तो एंगल पी टी क्यू का माप क्या होगा? देखिए ना, ये एक वृत्त है, ये क्या है सर? ये वृत्त का, इस वृत्त का सेंटर ओ है तथा व्यास पी क्यू है। तो पहले पी क्यू बना लीजिए, व्यास, ये पी क्यू व्यास है, ये पी क्यू व्यास है और इस व्यास ये केंद्र ओ। कहा क्या कि सर पी आर और क्यू एस आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु टी पर मिलती है। एक है पी आर, ये पी आर है जीवा जिसको आगे बढ़ा दिया, और एक जीवा है क्यू एस जिसको आगे बढ़ा, और ये दोनों एक दूसरे से टी पर मिलता है। कहा कि सर कोण आर ओ एस 42 है, ये है पी आर और ये एस है, आर ओ एस यानी मिलाना पड़ेगा। आर ओ एस ये वाला एंगल कितना डिग्री है? 42 डिग्री है। ये एंगल कितना डिग्री? 42। तो पी टी क्यू का माप ज्ञात करना है। पी टी क्यू यानी ये वाला एंगल बताना है। क्लियर है ना बात? ये वाला क्या बताना है? एंगल बताना है, ये एंगल बताना है। ठीक है, तो देखिए एक तो तरीका ये है, डायरेक्ट आप बोलिएगा कि सर जी देखिए ये केंद्र है तो केंद्र से परिधि को मिलाइएगा तो ये रेडियस, सिमिलरली केंद्र से परिधि को मिलाइएगा रेडियस, और ये दोनों रेडियस है तो आपस में बराबर। और इस त्रिभुज का अगर दो भुजा बराबर है तो बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होगा? बराबर। यानी इस भुजा के सामने ये थीटा है तो इस भुजा के सामने ये वाला भी थीटा होगा। अब ये थीटा थीटा तो ये तीसरा कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2 थीटा। दिख रहा है ना आप लोग को? नहीं दिखेगा तो समझ ही जाएंगे। 180 माइनस कितना हो जाएगा? 2 थीटा। 180 माइनस 2 थीटा। अच्छा, सिमिलरली इस त्रिभुज को जरा देखिए, इस त्रिभुज में केंद्र से परिधि को मिलाइएगा तो ये रेडियस, ये भी रेडियस, यानी ये दोनों बराबर तो इसके सामने का कोण भी बराबर। इस भुजा के सामने अल्फा तो इस भुजा के सामने ये अल्फा, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये अल्फा है तो ये तीसरा कोण 180 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा, है ना? दिख रहा होगा। अब आप सबको पता है कि सर अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर ये टोटल 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो इन तीनों कोणों का योग यानी 180 माइनस 2 थीटा अब प्लस 42 है, यहाँ 42। तो 42 अब प्लस 180 माइनस 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 180। 180 से 180 कैंसिल, 180 प्लस 42 222 हो जाएगा। अब यार माइनस 2 थीटा उधर जाके प्लस 2 थीटा, माइनस 2 अल्फा उधर जाके प्लस 2 अल्फा, दो कॉमन कर लेंगे तो अंदर थीटा प्लस अल्फा, 2 से काट दीजिए 111 बार में, यानी थीटा प्लस अल्फा बराबर 111। अब ये वाला कोण निकालना है तो अब आप बड़ा वाला ट्रायंगल को जरा गौर से देखिए। तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को अगर आप देख पा रहे हैं तो बताइए इस त्रिभुज में ये वाला कोण थीटा, ये वाला अल्फा, ये निकालना है तो ये कोण कैसे निकालिएगा? तो 180 में से इन दो कोणों को जोड़कर घटा दीजिए, यानी कि थीटा प्लस अल्फा को घटा दीजिए। तो 180 में से थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू 111 घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना? 69। कितना आ गया? 69, है ना? अब सुनिए जब, अब इस तरीके को तो समझ ही गए, आप ऐसे कर लीजिएगा। एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये, आप इसको ऐसे भी सवाल को कर सकते हैं। देखिए एक सेकंड के अंदर हो जाएगा ये सवाल। देखिए ये दिया है 42 डिग्री, ठीक है ना? ये कितना डिग्री है? 42 डिग्री। ये बाहर वाला अगर पूछेगा ना, ये बाहर वाला तो 90 माइनस केंद्र पर बने कोण का आधा, 90 माइनस केंद्र पर बने कोण का आधा, तो 42 का आधा करिएगा तो 21, 90 में से 21 जाएगा कितना? 69 डिग्री। अगर ये अंदर वाला पूछेगा, अंदर वाला पूछेगा तो 90 प्लस a/2 हो जाता है। क्लियर है ना बात? बार वाला पूछा है तो 90 माइनस केंद्र पर बने कोण का आधा। ये एक तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं।
लेकिन हम बोलेंगे एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है उससे करिएगा। देखिए का ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है, यानी ए का इनकम अगर 4x है तो बी का इनकम 3x। का ए का व्यय उसकी आय का 5/12 और बी का व्यय उसकी आय का 7/15 है। ए का आय है, रेशियो केवल रहने दीजिए वैसे। ए का इनकम है 4 और बी का इनकम है 3। का ए का जो व्यय है, ए का जो व्यय है उसके इनकम का 5/12 है और बी का जो व्यय है उसके इनकम का 7/15 है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ए और बी दोनों के इनकम का रेशियो दिया है 4:3। का ए का खर्च उसके इनकम का 5/12 यानी 4 का 5/12। बी का व्यय उसके इनकम का 7/15 है। अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए। 4 तिया 12, 3 पचे 15, क्रॉस कर देंगे 5 पचे 25 और ये हो जाएगा 3 सत्ते 21। का यार कि उनके व्यय का अंतर 4500 है। ए और बी के व्यय का अंतर अनुपात में कितना है जरा बताइए तो। अनुपात में है 4। ए और बी के व्यय का अंतर है 4 यूनिट, पर एक्चुअल में है 4500, यानी 4 यूनिट बराबर 4500, तो 1 यूनिट बराबर 4500/4। अब एक बी का व्यय कितना, तो 21 यूनिट का वैल्यू निकालना है 21 से गुना। ये बी का खर्च आ गया, ये बी का क्या आ गया, खर्च। लेकिन सवाल में कहा है कि बी का आय ज्ञात करें। बी का आय निकालना है, यानी कितना का वैल्यू पूछा है, 3 यूनिट। अच्छा, ये बी का व्यय जो है, ये बी का व्यय है कितना, तो उसके इनकम का 7/15 भाग इनकम का कितना है 7/15। ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है, काटा पीटी मचा दीजिए। 7 से काटिएगा 3 बार, है ना। अब 4 से काटिएगा 1 बार, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पचे 20। अब 3 यूनिट बराबर 3 यूनिट का वैल्यू चाहिए, इनकम 3 यूनिट का वैल्यू क्रॉस करिएगा तो 1125 गुना 3 गुना 15। लेकिन अब गुना उना मत करिए, आपको यहीं से देख लेना था कि सर रिजल्ट जो भी आएगा, चूंकि बी का इनकम पूछा है और बी का इनकम 3 यूनिट, ये सब कहानी करना ही नहीं था आपको सीधे ये देखना था कि सर बी का इनकम पूछा है और बी का इनकम अनुपात में है 3 यूनिट, यानी अपना आंसर वही होगा जो 3 का मल्टीपल होगा, यानी 3 से कटने वाला नंबर। तो ये सब तो करने का जरूरत ही नहीं था, आप यहाँ से गुना करके आंसर हम बता दिए तरीका कि बनाना कैसे है। लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि सर बी का इनकम है 3 यूनिट, या बी का इनकम पूछा यानी 3 का वैल्यू पूछा, तो आंसर वही होगा जो 3 का मल्टीपल। आज संयोग से इसलिए बता दिए ये तरीका कि अगर ऑप्शन में 2 3 का मल्टीपल रहता फिर तो बनाना पड़ता, और यहाँ पर एक ही तो ऑप्शन है जो 3 का मल्टीपल है, दिख रहा है आपको ऑप्शन डी। 3 से कटने का रूल क्या है, अंकों का योग 5 अच्छे 11 2 13, 13 5 18, यानी ये 3 से कट रहा है। ठीक है ना। चलिए, नहीं तो तरीका आप इस तरीके से बना लीजिएगा। देखिए, गप ना करें प्लीज, गप ना करें। का किसी समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजा 20 मीटर और 10 सेंटीमीटर है। 20 मीटर और 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर इसको कर लीजिए, 20 सेंटीमीटर एक समलंब चतुर्भुज है ये। का समानांतर भुजा, समलंब चतुर्भुज में ये 2 भुजा पैरेलल होता है और ये 2 भुजा नॉन पैरेलल है। कहा कि समानांतर भुजा की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। यह है 20 सेंटीमीटर और यह है अपना 10 सेंटीमीटर। का असमानांतर भुजा एक दूसरे के बराबर, यानी ये 2 नॉन पैरेलल साइड का लेंथ आपस में बराबर है। का यदि इसका एरिया 180 है तो प्रत्येक असमानांतर भुजा का लंबाई, तो पहले तो आप ये बताइए, पहले इसका एरिया क्या होता है, हाफ गुना समानांतर भुजा का योग 20 + 10 3 इंटू हाइट, ये समलंब का एरिया होगा, यही ना होगा एरिया। लेकिन एरिया दिया है कितना, 180, 2 से 15 बार में, अब 15 से काटिए 12 बार में, तो हाइट कितना आ गया 12। अरे साउंड आता है वो, अब इसमें साउंड ले लेता है, गप ना करिए। तो हाइट आ गया कितना 12, हाइट 12 हो गया। तो बताइए
इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर लंब डालिएगा तो ये ऊंचाई न हो गया, और ये तो 12 है। सिमिलरली इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन हमने खींचा यानी हाइट खींचा, तो ये भी कितना होगा, 12 होगा। अब आप बताइए इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका हाइट 12, ये वाला असमानांतर भुजा, यहाँ भी हाइट 12 और ये असमानांतर भुजा, ये दोनों बराबर है और एक कोण भी बराबर है। दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होगा। ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सर्वांगसम, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल का सर्व अंग समान होगा। तो आप एक बात बताइए, ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10, यहाँ से यहाँ तक 10। अच्छा ये पूरा 20 है, ये वाला 10 है, तो बाकी बच गया कितना, 10, और 10 को इक्वली डिवाइड करिए क्योंकि ये दोनों का लंबाई बराबर है। ये 10 पूरा 20, ये 10, तो बचा हुआ 10 को इक्वली डिवाइड करिएगा तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 5, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 5 हो गया। तो बताइए ये 5 ये 12, तो राइट एंगल में ट्रिपलेट याद है, 5 12, तो ये कितना हो जाएगा, 13 ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा सवाल था ये, है ना। बाहर कर लीजिए आप लोग बैठ के टेबल ऊपर लगा के। देखिए दूर खड़ा एक व्यक्ति 1000 मीटर की ऊंचाई वाली इमारत को देखता है। ये पृथ्वी का सतह हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना। अब कहा इस पे 1000 मीटर ऊंचा कोई इमारत है, का इससे दूर खड़ा व्यक्ति, इस इमारत से दूर इधर कोई एक व्यक्ति है, का इमारत के टॉप को देख रहा, तो इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच में जो कोण बना है ये 30 डिग्री का है। तो कहा व्यक्ति इमारत से लगभग कितना दूरी पर है, डिस्टेंस पूछा है कि ये व्यक्ति इमारत से कितना दूरी पर है। तो 30 डिग्री के लिए लंब 1 और आधार √3, 1 यूनिट बराबर है 1000, तो √3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1000√3। लेकिन यहाँ पे आंसर दिया है रूट के फॉर्म में नहीं है, तो √3 का वैल्यू लिख लेते हैं 1.732। अच्छा 3 जीरो से ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस आ जाएगा 1732, ऑप्शन सी, ठीक। चलो देखिए कहा तीन तरल पदार्थ के 350 लीटर मिश्रण में पहले व दूसरे तरल का अनुपात, पहला और दूसरा तरल का रेशियो है 2:3, एवं दूसरे और तीसरे तरल का अनुपात है 4:5, दूसरे और तीसरे का रेशियो है 4:5। अब इसको बैलेंस कर लीजिए तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 बचे 15, यानी तीनों तरल के क्वांटिटी का रेशियो आ गया, यानी कि मिक्सचर में पहला प्रकार के पदार्थ का मात्रा है 8 यूनिट, दूसरा प्रकार के पदार्थ का मात्रा 12 यूनिट और तीसरा प्रकार के पदार्थ का मात्रा 15 यूनिट, और इन तीनों को मिलाकर टोटल मिक्सचर का क्वांटिटी कितना, 15 12 27 और 8 है, 27 और 8 है 35, लेकिन एक्चुअल में दिया है कितना, 350 लीटर। तो 1 यूनिट बराबर 10, 35 यूनिट 350, 1 यूनिट 10, तो एक प्रकार के पदार्थ का क्वांटिटी 80, बी 120 और सी 150। अब आगे सवाल में कहा क्या कि सर मिश्रण में पहले और तीसरे पदार्थ की कितनी मात्रा मिश्रण में मिलाई जाए जिससे मिश्रण में पदार्थ का रेशियो 5 6 10 हो जाए। अच्छा कहा कितना मिला दें ताकि इनका रेशियो 5 6 और 10 हो जाए। पूछा क्या है, पहला और तीसरे पदार्थ की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि रेशियो 5 6 10 हो जाए। कितना मिलाया जाए कि रेशियो जो है ये 5 6 10 हो जाए, है ना। रेशियो कितना हो जाए, 5 6 10। तो देखिए तो पहले और तीसरे पदार्थ की कितनी मात्रा मिश्रण में मिलाई जाए ताकि रेशियो 5 6 10 हो जाए। कोई बात नहीं, एक बात बताइए, रेशियो 5 6 10 बनाना है, एक पहला और तीसरा मिलाने की बात किया, क्या दूसरा के बारे में कुछ बोला, क्या नहीं बोला, दूसरा के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी दूसरा को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। दूसरा को क्या करना पड़ेगा, इक्वल। अभी इसको हटा दीजिए, दूसरा को क्या बनाना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। और इक्वल बनाने के लिए अगर यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 से गुना, और अगर इसको 12 से गुना कर दीजिएगा
12 से अगर गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये 2 छक 12 और 2 से 20। ठीक है, पहला प्रकार के मिक्सचर का क्वांटिटी कितना? 2 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 10 लीटर, तो 2 यूनिट बराबर 20, यानी पहला प्रकार का 20 लीटर मिला। दूसरा प्रकार का 15 था, 20 हो गया, तो कितना मिला है? 5 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 10, तो 5 यूनिट बराबर 10 बचे 50, यानी 20 और 50। 20 और 50 ऑप्शन डी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, का यार एक संख्या n को 6 से डिवाइड किया जाता है तो शेष 3 आता है। कहा कि सर नंबर है n जिसको 6 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर आएगा कितना? 3। अब आगे कहा कि n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को अगर 6 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या आएगा? सुनिए ना, ऐसे हर सवाल में जो चेंज नंबर में करेगा ना, पहले n नंबर था, नंबर n था जिसको 6 से डिवाइड कर रहे थे, अब n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो का रिमाइंडर क्या होगा? जो चेंज नंबर में किया है वही चेंज उसके शेषफल में कीजिए। नंबर का वर्ग किया तो शेषफल का वर्ग कर लीजिए आप, प्लस नंबर का 5 गुना तो शेषफल का 5 गुना, तो 5 तिया 15 प्लस 8 और इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो बताइए 15 और 8, 15 और 8 23, 23 और 9 32, 32 को 6 से डिवाइड करिएगा तो फाइनल रिमाइंडर क्या बचेगा? 6 बचे 30, 2 बचेगा। ऑप्शन सिंपल। ऐसे हर सवाल में ध्यान रखना है कि सर जो चेंज नंबर में करेगा ना वही चेंज उसके शेषफल में करेंगे। पहले नंबर n था जिसको 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 बच रहा था, अब नंबर का वर्ग किया, फिर नंबर का 5 गुना, तो आप भी रिमाइंडर का वर्ग करिए, रिमाइंडर का 5 गुना करिए, 8 तो एज इट इज रहेगा। देखिए का एक निश्चित काम पूरा करने में पीछे इससे 2 सेट पहले जो है अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी डिटेल में हमने आप लोगों को बताया था। अल्टरनेट वाला टाइम, अगर कोई भी टाइम 10 दिन अगर दिया है, ए और बी अल्टरनेट ऑर्डर में काम करता है, ए शुरू करता है और ये और बी अल्टरनेट ऑर्डर में काम करता है, तो दोनों कितना कितना दिन काम करेगा। या 21 दिन में कोई काम पूरा हुआ जिसमें ए और बी अल्टरनेट ऑर्डर में काम किया तथा काम का शुरुआत बी किया, तो कितने दिन कितने दिन तक ये लोगों ने काम किया। तो ऐसे 10-12 एग्जाम्पल वहाँ पे आप लोगों को हम समझाए थे। तो नहीं देखे तो उसको वीडियो को आप लोग देखा करिए यार, रेगुलर थोड़ा सेट उठ लगाया करिए, तभी कुछ फायदा मिलेगा। नहीं तो अगर ऐसे एक सेट जब मन करेगा उठ के देखेंगे ना तो बोरिंग टाइप का लगेगा। मेरा सेट चूंकि इस तरह का होता है कि अगर आप रेगुलर नहीं करेंगे तो फिर बोर होने लग जाइएगा। तो अगर रेगुलर करना है कुछ अच्छा तो फिर थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। देखिए इसको का एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी एक दिन काम करता है, जिसमें बी पहले दिन काम किया। ध्यान से का ए और बी अल्टरनेट ऑर्डर में काम किया है, लेकिन शुरुआत कौन किया है? बी। का ए अकेले काम करे तो 48 दिन में पूरा काम कर देगा। ए जो है पूरा काम कर देगा कै दिन में? 48 दिन में। अगर वह काम 11.1/3 दिन में पूरा हो गया। सुनिए ना, थोड़ा धीरे धीरे। सोनू सोनू है, सोनू सोनू थोड़ा धीरे धीरे। देखिए का अगर वह काम 11.1/3 दिन में हो गया। सुनिए ना, कहा कि सर ए अगर अकेले काम करेगा ना तो काम को 48 दिन में कर देगा, लेकिन ए अकेले काम नहीं किया। काम को ए और बी अल्टरनेट ऑर्डर में किया है और शुरुआत बी किया है, यानी पहला दिन बी किया, अगला दिन ए किया, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, और काम हो गया 11.1/3 दिन में। तो उसमें बी कितना दिन किया, ए कितना दिन किया? तो काफी एग्जाम्पल कराए थे आप लोग को। 11 में से एक कम करिए 10, इक्वली डिवाइड कर दीजिए 5 और 5, 10 दिन का हिसाब किताब हो गया, यानी कि 10 दिन में ए 5 दिन, बी 5 दिन। अच्छा, बी काम का शुरुआत किया है तो 11वां दिन कौन आएगा? बी करने आएगा, तो एक दिन और बी लेगा, तो 11 हो गया। अब बचा हुआ 1/3 दिन कौन काम करेगा? ए करेगा, यानी कि इस काम पर बी किया है 6 दिन और ए किया है 5.1/3। 5.1/3 कहने का मतलब 15 1 16/3 दिन, बस
यहाँ से यही लिखना था, ये लिख गए, काम खत्म हो गया। अब बताना कि सर ए पूरा काम 48 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/48 भाई। ए एक दिन में 1/48 काम, तो 16/3 दिन में कितना करेगा, 16/3 से गुना 16 तिया 48, यानी कि ए काम किया है 1/9। अच्छा 1/9 भाग काम ए किया है तो रिमेनिंग काम बचा कितना, 8/9, जो कौन का किया होगा, बी। यानी कि शेष काम 8/9 जो है इसको बी किया होगा, और बी ने काम किया है कितना दिन तक, 6 दिन तक, और काम कितना किया है 8/9, यानी 8/9 काम बी किया होगा 6 दिन में। कितने दिन में, 6 दिन में। 2 से काटिएगा 4 बार, 2 से काटिएगा 3 बार, तो बताइए बी पूरा काम अगर करे तो कितने दिन में कर देगा, 9 तिया 27 और बट्टा 4 दिन, यानी बी पूरा काम अगर करे तो 27/4 दिन में कर देगा। कहा कि बी जो है उस काम के 4 गुना को कितने दिन में, पूरा काम करेगा तो 27/4 दिन में, तो 4 गुना काम अगर करे तो कितना दिन में, तो 4 गुना काम करेगा तो टाइम भी 4 गुना, यानी कितना दिन लगेगा, 27 दिन। ठीक है, अगर एक बार में ना समझ पाएंगे तो एक बार पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। देखिए कहा ए किया है, बी किया है से 60% कम है। ए का जो इनकम है बी से 60% कम है। ए का इनकम बी से 60% कम, यानी बी का अगर 100 है तो ए का 60% कम, यानी कितना होगा, 40। अब कहा कि सर बी किया है, ए किया है से कितना अधिक है, बी का इनकम ए से कितना ज्यादा है, तो 60 ज्यादा है। बी जो है ए से 60 ज्यादा है, 60 ज्यादा है कितना से, 40 से, परसेंट 100 से गुना, 20 दूना 40, 20 बचे 100, 2 से 30 दूना 60, 30 बचे 150%। ये सब तो आसान सा सवाल है। देखिए का संख्या ए का, ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। का संख्या ए का 11/5, ए का 11/5, का बी का 22%, बी का 22% बराबर, सर 11 से काट दीजिए 2 बार में, 5 से काट दीजिएगा 20 बार में, और 2 से काट दीजिए 10 बार। बी को बाएं साइड लेकर आइए तो a/b बराबर क्या हो जाएगा, 1/10। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आगे बढ़िए। आगे कहा कि बी तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है। कहा बी जो है ये तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है। अच्छा 2.5% हटाएंगे बट्टा में 100, और डेसिमल हटाएंगे तो एक 0 और लग जाएगा। 25 से काट दीजिए, 25 चौक 100, 40 बार। सी को बाएं साइड लाइए तो b/c बराबर 1/40। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आगे कहा कि C का मान अगर 5500 है, C का मान अगर पहले तो ये बताइए, आगे बढ़ेंगे बाद में। यहाँ पे 2 ठो रेशियो अपने को मिल गया, एक है a/b 1/10, b/c 1/40। दोनों रेशियो में कॉमन कौन है, तो आप बोलेंगे सर b दोनों जगह कॉमन है, और अगर b दोनों जगह कॉमन है तो b का वैल्यू होना चाहिए सेम। b दोनों जगह कॉमन है तो b का वैल्यू होना चाहिए सेम। तो सेम बनाइए, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 बनाना पड़ेगा, तो 10 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ऊपर 10 तो नीचे 400। हो गया रेशियो बैलेंस। अब आगे बढ़िए। आगे कहा कि सर C का मान 5500 है तो A का 40% और B के 20% का योग ज्ञात करें। अच्छा A का 40% बताइए, तो A का 40% निकाल पाइएगा आसानी से? नहीं, A का 40% अगर निकालेंगे तो पॉइंट में रिजल्ट आएगा ना, तो A का 40% यानी 1 का 40% डेसिमल में आएगा। तो ऐसा करते हैं, 1 0 और ऊपर नीचे चिपका लेते हैं। यहाँ ऊपर नीचे 1 0 चिपका है तो यहाँ भी ऊपर नीचे 1 0 लगा लीजिए, ताकि कैलकुलेट नहीं भी लगाएंगे तो भी सवाल बनेगा। ऐसे करेंगे कैलकुलेशन आसान होगा। अब कहा A का 40%, इसका 40% अगर निकालिएगा तो परसेंट से 2 0 कैंसिल, कितना आएगा, 4 यूनिट। अच्छा B का क्या परसेंट, 20%, तो 100 का 20% कितना, 20। और कहा इनका योग क्या होगा, तो योग यानी कि 24 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा है। हो गया खेल खत्म। बताइए ना, C का मान दिया 5500, C का वैल्यू है 4000, यानी कि 4000 यूनिट बराबर 5500, तो 1 यूनिट बराबर 5500 बट्टा 4000, 1 यूनिट बराबर इतना। तो कहा इन दोनों का योग, इन दोनों का योग यानी 24 यूनिट बराबर कितना, तो 24 से गुना कर देते हैं।
अब मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो काट जाएगा, 4 से काटिएगा, 4 से 10 बार, 4 छक 24, 40, 4000 सही तो है ना, 5500, 4000 यूनिट है। तो 2 जीरो से 2 जीरो ऐसा कर देते हैं ना, 5 से 11 बार में, अब 5 से 8 बार में, 8 तिया 24, तो 11 तिया 33, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए का 11 संख्या का औसत 56 है, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे पढ़िएगा लिखते जाइए। 11 संख्या का औसत 56 है, तो 11 संख्या का योग क्या होगा, 11 गुना 56, 56 एकम 56, हाथ में रहा 5, 56 5 61, 216। का पहली 3 का औसत 52 है, पहली 3 का औसत 52, तो योग 3 गुना 52 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15। का अगली 5 का औसत 60 है, अगली 5 का औसत 60 है, तो योग क्या हो जाएगा, 6 पचे 300। कहा कि 9वीं और 10वीं संख्या 11वीं से 3 और 1 अधिक है। 9वीं और 10वीं संख्या जो है 11वीं से 3 और 1 अधिक है। 9वीं और 10वीं 11वीं से 3 और 1 अधिक है, यानी कि 11वीं अगर x है तो 9वीं संख्या 3 ज्यादा x प्लस 3 और 10वीं 1 ज्यादा यानी x प्लस 1। सवाल में कहा कि 9वीं और 10वीं संख्या 11वीं से 3 और 1 ज्यादा है, यानी कि 9वीं संख्या 11वीं से 3 ज्यादा और 10वीं संख्या 1 ज्यादा है। तो अगर 11वीं x है तो ये x प्लस 1 ये x प्लस 3। अब आराम से बताइए 5 और 3 क्या संख्या है, ये 8 संख्या, और इन 8 का योग कितना है, तो 6, 5 3 और 1 4, तो ये 8 संख्या का योग है मेरे भाई। ऊपर में वो 11 संख्या का योग है, तो 11 संख्या के टोटल योग में से अगर 8 संख्या का टोटल योग घटा देंगे तो क्या 3 संख्या का योग नहीं बचेगा? आप बोलेंगे सर बचेगा। तो 8 संख्या के योग में, सॉरी 11 के योग में से 8 का योग घटाएंगे, यही 3 संख्या का नहीं योग आएगा। और इन तीनों का योग है x प्लस x कितना, 3x, अब प्लस 3 और 1 है 4, लेकिन इनका योग कितना है, घटाइएगा तो 0, 6 5 11 107, 3x बराबर 4 उधर जाके घट जाएगा 154, तो x बराबर 156 होगा, 4 घटेगा तो 156, सही है ना। 0 6 5 11 तो 160, 4 घटेगा तो सही है। 3 से 3 बचे 15, 3 दूना 6 यानी 52, x का वैल्यू 52 आ गया। अब सवाल कहा है कि 9वीं और 11वीं का औसत, तो 9वीं संख्या x प्लस 3 यानी 52 3 55, 11वीं संख्या 52, इनका औसत यानी दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 पचे 10, 2 तिया 6, 2 पचे 10 यानी 53.5, ऑप्शन बी ठीक है। देखिए तो ये भी अच्छा सवाल है। का 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 12.5 और 25 घंटे में भरेगा। ए जो है 12.5 घंटे में भरेगा, तो 12.5 पॉइंट, जब भी टाइम एंड वर्क या पाइप एंड टंकी के किसी सवाल में टाइम डेसिमल में दिया हो तो उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। 12.5 डेसिमल हटाइएगा, बट्टा में 10, 25 या 5 से 25 बार, 5 से 2 बार, यानी कि ये टंकी को भर देगा 25/2 घंटा में, और बी जो है ये टंकी को भर देगा 25 घंटा में। अब आगे का पाइपों को एक साथ खोला गया, यानी कि दोनों पाइप को एक साथ खोला गया, पाइपों को यानी ए और बी को एक साथ खोला गया, और पाया गया कि तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा, टंकी को भरने में जो है 1 घंटा 40 मिनट का समय अधिक लगा। सुनिए ना, आपने टंकी को भरने के लिए दोनों पाइपों को ओपन कर दिया, तो देखा गया कि सर टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट का टाइम ज्यादा लगा। तो पहले आप ये बताना कि सर अगर लीकेज नहीं होता, रिसाव नहीं होता, तो ए और बी दोनों मिलकर टंकी कितने देर में भर देता? तो पहले टंकी का कैपेसिटी, तो एलसीएम लेंगे 25 हो जाएगा, 25 से कम तो 2 एकम 2, 25 से कम 25, यानी ए और बी मिलकर अगर टंकी भरता, ए और बी मिलकर टंकी भरता तो कितने देर में भर देता? 25/3 घंटा में।
लेकिन आपने दोनों को ओपन किया, अगर कोई लीकेज नहीं होता ना तो टंकी 25/3 घंटे में भर जाता, लेकिन लीकेज होने के कारण 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लगा। अच्छा, लीकेज होने के कारण टाइम ज्यादा लगा का मतलब क्या हुआ? ए और बी भर रहा है और लीकेज खाली कर रहा है, ए और बी भर रहा है, लीकेज खाली कर रहा है, यानी 3 सिस्टम में काम कर रहा है। कौन कौन? ए और बी भर रहा है और तीसरा लीकेज जो है खाली कर रहा है। जब तीनों ओपन है 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लगा। 1 घंटा 40 मिनट को आवर में लाइएगा, 60 से भागा, 20 दूना 40, 20 दिया 60, 3 अदू 5/3, 5/3 घंटा ज्यादा लगा। ए और बी अगर भरता बिना डिस्टर्बिंग का तो 25/3 घंटा में भर देता, लेकिन 5/3 ज्यादा लगा, यानी 25 और 5 30/3, यानी कै घंटा समय लगा है? अब 10 घंटा हो गया है। अब इसका कोई यूज नहीं है, इसको भूल जाइए। अब ये नया डेटा आ गया यहाँ से, 25 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 50। 25 दूना 2 तिया 6, 10 बचे तो 5। अच्छा, ए और बी भरता कितना है? 6 लीटर, लेकिन जब चल रहा है तो टंकी में पानी जा रहा 6 लीटर। भाई भर रहा 6 पर जा रहा 5, इसका मतलब लीकेज खाली कर दे रहा होगा कितना? 1 लीटर खाली कर दे रहा होगा, यानी लीकेज का एफिशिएंसी आ गया 1 लीटर की लीकेज पूरा टंकी खाली कर देगा कितने घंटे में? सॉरी, 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 1 लीटर। तो कहा कि अकेले हिसाब से टंकी का 70% हिस्सा कितने समय में खाली हो जाएगा? टंकी है 50 लीटर का और 50 का 70%, 50 का 70% यानी क्या लीटर? 35 लीटर लीकेज कितने देर में खाली करेगा? तो लीकेज 1 घंटा में 1 लीटर खाली करता है, 35 लीटर खाली करने में कै घंटा लेगा? 35 घंटा। था ना अच्छा सवाल? समझ गए? बहुत अच्छा सवाल था। देखिए, ये देखिए का एक आदमी शांत पानी में 6 किलोमीटर पर आवर से नाव चला रहा, शांत पानी में 6 के गति से, और पानी की गति 2 किलोमीटर पर आवर है। तो बहाव के विरुद्ध समान दूरी तय करने में, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, कहा कि समान दूरी तय करने में बहाव के साथ के तुलना में 3 घंटा अधिक लग रहा है, यानी कि धारा के विपरीत जाने में धारा के डायरेक्शन के तुलना में 3 घंटा ज्यादा लगेगा। दूरी बताना है, मान लेते हैं d किलोमीटर। अच्छा, धारा के विपरीत जाइएगा तो समय कितना? दूरी बट्टा चाल, अपोजिट में चाल घटेगा 4। अच्छा, d किलोमीटर धारा के दिशा में जाइएगा, समय कितना? दूरी बट्टा चाल, धारा के डायरेक्शन में चाल जुटेगा, और इन दोनों समय का अंतर दिया है कै घंटा? 3 घंटा। अधिक या कम मतलब अंतर ही होता है। अब एलसीएम 8, 4 दूना 2d, 8 है कम तो d, 2d में से d गया, ओनली d बराबर 8, तो d बराबर 24 किलोमीटर। ठीक है, चलिए देखिए, कहा ताजे फल में 68% पानी है। ताजा वाला जो फल है इसमें 68% पानी है, और सूखा हुआ जो फल है उसमें 20% पानी है। तो कहा 100 केजी ताजे फल से कितना केजी सूखा फल प्राप्त किया जाएगा? हजारों बार ये सवाल इस तरीके का कराए हैं। देखिए यार, फ्रूट्स वाला जो सवाल होता है उसमें एक चीज बस ध्यान रखना है कि सर फल फूल में पानी का जो क्वांटिटी होता है ये वेरी करता है, घटते बढ़ते रहता है। ताजा फल लाइएगा तो उसमें पानी का क्वांटिटी ज्यादा होगा, और सूखा फल लाइएगा तो उसमें पानी का क्वांटिटी क्या होगा? कम होगा। पानी का क्वांटिटी कम होगा ना। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा तारबूज लेकर आए, ताजा था लेकर आए, वजन ज्यादा होगा। 10 दिन तक धूप में रख दीजिएगा, उसका पानी वाष्पीकृत हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा। तो सिकुड़ गया, उसका वजन कम हो गया। रीजन क्या था? पानी सब वाष्पीकृत हो गया। क्या उसमें जो पल्प था उसके मात्रा में जो छिलका या अदर मटेरियल था उसके आप थोड़े ना निकाल के खा गए, वो तो एज इट इज ताजा लाए, धूप में रख दिए, सिकुड़ गया। यानी छिलका उलका तो सब एज इट इज है, जितना पहले होगा उतना ही अब होगा। अलग बात है पानी पहले ज्यादा था तो वजन ज्यादा था, पानी वाष्पीकृत हो गया तो वजन कम हो गया। तो ध्यान बस ये रखना है कि फ्रूट्स वाला सवाल में सर पानी तो वेरी करता है लेकिन पल्प का मात्रा सेम रहता है। तो फ्रूट्स के हर सवाल में हमेशा पल्प को लेकर सवाल बनाइएगा। ताजे फल का क्वांटिटी है क्या केजी? 100 केजी का। इससे कितना सूखा फल बनेगा? हमने मान लिया x केजी सूखा फल। जब ताजा था तो वजन था 100, सूखा था तो वजन x। अब ताजे फल में 68% पानी है तो पल्प क्या % होगा? छिलका उलका जो होता है 32%। सूखा फल में 20% पानी है तो अदर मटेरियल क्या % होगा? 80%, और अदर मटेरियल सेम होता है।
काटिएगा तो 16 पचे 80, 16 दूना 32, 5 से काटिएगा 20 पचे 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन सी। बस ध्यान रखना है कि फ्रूट्स वाला में पल्प कांस्टेंट रहता है। देखिए 1560 की एक धनराशि ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50%, यानी ए का हिस्सा बी का 50%, यानी बी को अगर 100 मिला तो ए को 50%, 100 का 50% 50, यानी 1:2। आगे का बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20%, बी का जो हिस्सा है सी का 20% है, यानी सी को अगर 100 मिला तो बी को सी का 20%, 100 का 20%, 20 से कम 20 पचे 100। अधिक क्या कम नहीं बोला है, का बी का हिस्सा सी के हिस्से से 20% अधिक क्या कम नहीं बोला, बी का हिस्सा सी के हिस्से का 20%, यानी इसका 100 है तो 100 का 20%, बी का हिस्सा 20 होगा। रेशियो बैलेंस कर लीजिए, बी दोनों में कॉमन है तो बी का वैल्यू सेम होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 बनाइए, तो इस रेशियो को 2 से गुना कर दीजिए, तो बताइए ए, बी और सी के हिस्से का रेशियो 1:2:2 पचे 10 ना। अब कहा कि बी का हिस्सा टोटल है 1560 रुपया। अच्छा, तीनों को मिलाकर अनुपात में टोटल 10, 2, 12 और 1 13, यानी 13 यूनिट 1560, तो 1 यूनिट बराबर इतना। अब 1 यूनिट बराबर इतना तो पूछा बी का हिस्सा यानी 2 यूनिट बराबर कितना, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 0 लगा दिए, 12 दूना 24, यानी 239। ये तो आसान सा सवाल था। देखिए का 40 रुपए पर केजी कीमत वाले चीनी को 48 रुपए पर केजी कीमत वाले चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। 2 प्रकार के चीनी का रेट दिया है, का पहले प्रकार के चीनी का रेट है 40 रुपए पर केजी और दूसरे प्रकार के चीनी का रेट है 48 रुपए पर केजी। का इनको किस अनुपात में मिलाए कि दोनों को मिलाने से जो मिक्सचर बनेगा उसको 54 रुपए पर केजी के दर से बेचने पर 20% लाभ होगा। सुनिए ना, एलिगेशन में एक चीज आपको पता है कि सर यूनिट जो होगा तीनों जगह का सेम होना चाहिए, यहाँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस लेना पड़ेगा, पर मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दिया है तो उसको अरेंज करिए। का 54 रुपए, वहां से क्रैमुल निकालना पड़ेगा, 54 रुपए पर केजी के दर से बेचा तो 20% लाभ हुआ। अच्छा, 54 रुपए पर केजी के भाव से बेचा तो विक्रैमुल 20% लाभ हुआ, तो विक्रैमुल कितना 120, क्रैमुल निकालना है तो 100 से गुना, ये क्रैमुल आ गया। काटा पीटी मचा दीजिए, 2 छक 12, 2 पचे 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा ना, 2 छक 12, 2 पचे 10, 6 नमा 54, यानी मिक्सचर का क्रैमुल आ गया कितना 45। अब सर इन दोनों के अंतर को 45 में से 40 गया 5, 48 में से 45 गया 3, 3:5, ऑप्शन सी ठीक है। देखिए का एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है। अच्छा, व्यास 84 सेंटीमीटर है तो रेडियस डायमीटर का आधा, 84 का आधा कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। का 792 मीटर दूरी तय करने के लिए कितने पूर्ण चक्कर लगेंगे। अच्छा, कोई भी पहिया एक चक्कर में आपको पता है सर अपने परिधि जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कोई भी पहिया एक चक्कर में अपने परिधि जितना, यानी कोई भी पहिया एक चक्कर में 2 पाई आर यानी कि 42, कोई भी पहिया एक चक्कर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आपसे बोला 792 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितने चक्कर लगाने होंगे। सर एक चक्कर में इतना दूरी, तो मान लेते हैं उसको n चक्कर लगाना पड़ेगा उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, तो एक चक्कर में इतना, तो n चक्कर में कितना, n से गुना कर दिए, लेकिन दूरी तय क्या है n चक्कर में कितना 792 मीटर। अब मीटर, ध्यान से यहाँ यूनिट है सेंटीमीटर और यह है मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में लाइए 100 से गुना। काटा पीटी मचा दीजिए, तो 22 से काटिएगा इसको तो 22 दिया 66, तो 6 1 2 6, 22 दिया 66, 3 3 1 3 2 6 12 यानी 36 है ना, 7 6 42, 6 से 600, अब 2 से काट दीजिएगा तो 300, यानी n बराबर 300। कितने चक्कर लगाने होंगे 300 चक्कर, ठीक है। देखिए का एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, 11 टॉफी के का विक्रयमूल्य के बराबर, यहाँ पे ऐड कर 11 टॉफी का, यहाँ ऑफी लिख दिया टॉफी, 11 टॉफी का एसपी के बराबर लाभ होता है, ठीक है।
तो बताइए 55 टॉफी बेचे हैं तो 11 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, 55 बेचने पर 11 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी। एक तरीका और है वो भी हम बता देंगे, 3 तरीका इस सवाल को करने का, लेकिन फालतू में वो सब वाहियात तरीका है, वो सब थोड़ा सा एक बात याद रखना पड़ेगा। एज ए टीचर मेरे लिए वो पढ़ाना आसान है और बनाना भी आसान है, कैलकुलेशन भी आसान होगा, लेकिन कुछ लोग उस चीज को ध्यान में नहीं रखता, लैंग्वेज ध्यान में नहीं रखेगा, केवल डायरेक्ट रेशियो लिख देगा, तो फिर गलत होने का चांस ज्यादा रहेगा। तो इसको समझिए, वो भी बता देंगे। कहा कि सर 55 टॉफी बेचा तो 11 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। कितना टॉफी बेचा है? 55 टॉफी बेचा है, तो 55 टॉफी का विक्रय मूल्य लिए, तो क्रय मूल्य भी 55 टॉफी का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जब क्वांटिटी सेम रहेगा तभी एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस निकाल पाएंगे। जितने क्वांटिटी का सेलिंग प्राइस ले रहे उतने ही क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस भी लेना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल प्रॉफिट होगा। 55 टॉफी बेचे हैं यानी विक्रय मूल्य अगर 55 टॉफी का लिए तो क्रय मूल्य भी 55 का लेना पड़ेगा, और तब जाके एक्चुअल प्रॉफिट होगा कितने का? 11 प्रॉफिट के सेलिंग प्राइस के बराबर। अब यार -55 सीपी इधर आके +55 हो जाएगा, 11 एसपी उधर जाके घटेगा, 44 एसपी होगा। 11 चौक 44, 11 पचे 55, यहाँ से 2 टर्म बराबर इनका रेशियो लिखेंगे, कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा, यानी खरीदे 4 में बेचे 5 में, तो लाभ कितने का? 1 का। कितना पे? 4 पे। परसेंट 100 से गुना, 4 से काट दीजिए, 25 चौक 100 यानी 25%। एक तो तरीका ये है, थोड़ा लंबा लगेगा, थोड़ा टाइम 5 सेकेंड इसमें ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आप इससे करेंगे तो कुछ सवाल जिसमें वेरिएशन होगा और आसानी से ही हो जाएगा। ऐसे एक तरीका ये है ऐसे सवालों को करने का कि किसके बराबर लाभ या हानि हो रहा है, बस आप ये देखिए लाभ या हानि किसके बराबर, तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 11 टॉफी का लाभ विक्रय मूल्य, 11 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो जिसके बराबर लाभ या हानि देगा उसको 1 यूनिट मान लेंगे। तो मान लेते हैं 1 टॉफी का विक्रय मूल्य है 1 रुपया, लाभ विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है ना, तो 1 टॉफी का विक्रय मूल्य मान लेंगे 1 रुपया, 1 टॉफी का विक्रय मूल्य 1 रुपया। तो आप बताइए 11 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी कि लाभ हुआ है 11 का। 55 टॉफी बेचे, 1 टॉफी का विक्रय मूल्य 1 है, तो 55 टॉफी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 55। तो बताइए ना, 55 में बेचे 11 को लाभ हुआ, तो खरीदे होंगे कै गो? 44 को। प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो 11 का लाभ हुआ है, लाभ यहाँ नहीं हमेशा क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य बट्टा में परसेंट 100 से गुना, 11 चौक 44, 25 चौक 100, 25%। कई बार बोलेगा कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लेंगे, बाकी जो रेशियो होगा वो लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको रेशनलाइज करना है, बाकी इसमें तो कुछ है नहीं, ब्रैकेट से शुरू करिए। यह है -2, माइनस इंटू माइनस +2 बट्टा 7, 7 दूना 14, -14 +2 यानी कि -12 बट्टा 7, इसका काम हो गया। अब यहाँ है गुना, गुना कितना? -4 बट्टा 5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 चौक 48 बट्टा 7 तिरिक 21, तो यहाँ से ये खत्म हो गया। अब इसको देखिए, ये -4 बट्टा 7 डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा हो जाएगा। अब ये -12 चौक 48 बट्टा 7 और ये डिवाइड है, यानी इन दोनों को डिवाइड करना है, तो -48 बट्टा 7 और इस डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा ना हो जाएगा, यानी 21 बट्टा 48 हो जाएगा। 48 48 7 7 या 21 यानी कि माइनस का 3। यहाँ 7 दूना 14, -14 + 2 -12 बट्टा 7, 12 चौक 48, 7 तिरिक 21। अच्छा ये 5 है, हो सॉरी ये 5 है, सॉरी तो -5 फिर हो जाएगा, है ना। यहाँ 5 है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5 7 पचे 35, अब बट्टा 48, 48 48 कैंसिल, 7 पचे 35 यानी कि -5। ठीक, चलिए देखिए का A, B और C 3 बॉक्स है जिनमें 3 5 7 के अनुपात में संगमरमर है। A B C में 3 5 7 में संगमरमर, 3 5 और 7 में।
कहा कि यदि संगमरमर की कुल संख्या 150 है, टोटल 150 संगमरमर है, अनुपात में तीनों को मिलाकर कितना है, तो 3 और 5 8 और 7 15, 15 यूनिट बराबर 150, तो 1 यूनिट बराबर 10, 1 यूनिट बराबर 10, तो 3 यूनिट बराबर 30, 5 यूनिट बराबर 50, 7 यूनिट बराबर 70। आगे सवाल में कहा ए से बी में 12 संगमरमर स्थानांतरित कर दिया जाए और बी से सी में 8 संगमरमर स्थानांतरित कर दिया जाए तो संगमरमर का नया अनुपात क्या होगा। सुनिए ना, ए से 12 को निकाले और बी में डाल दिए, और कहा कि बी से 8 को निकाले और सी में डाल दिए। आप बताना, ए से 12 निकाल लिए हैं और बी में 12 को डाल दिए, फिर बी से 8 को निकाले सी में, यही लाइन समझिए। बी में डाले हैं 12 को और उसमें से निकाल लिए हैं कै को, 8 को, यानी 12 को बढ़ाए और 8 को घटा दिए, तो बी में एक्चुअल में वृद्धि हुआ कै को, डाले हैं 12 को फिर 8 को निकाल लिए, यानी बी में एक्चुअल वृद्धि हुआ है कै को, 4 को, और सी में कै को डाल दिए, 8 को। तो ये हो गया कितना, घटा लीजिएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 18, ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 78। 6 तिरिक 18, 6 नमा 54, 6 से 13 छक 78, 3 9 13, 3 9 13, 3 9 13, ऑप्शन डी। ओके, थोड़ा आप जल्दी जल्दी का एक निश्चित राशि समान वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में 10,220, 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 10,220 हो जाता है। इसका मतलब पता है ये क्या दिया है, ये 4 वर्ष का अमाउंट दिया है कि सर 4 वर्षों में 10,220 हो जाता है, यानी ये अमाउंट है। अमाउंट कहने का मतलब प्रिंसिपल है और साथ के साथ इसमें 4 साल का ब्याज जुड़ा है। कोई धनराशि 4 वर्षों में 10,220 हो गया यानी अमाउंट है, अर्थात ये मूलधन में 4 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। का 7.5 वर्ष में वही राशि कितना हो जाता है, 7.5 साल में हो जाता है 12,775। ठीक है, तो ये है मूलधन प्लस 7.5 साल का ब्याज। कोई बात नहीं, आ जाइए। टाइम कितना इंक्रीज हो गया, 3.5 साल। यहाँ पे ये ब्याज कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, पहले ब्याज सहित, जैसे प्रिंसिपल तो दोनों जगह कांस्टेंट होगा, यहाँ पे 4 साल का ब्याज जुड़ा है, इसमें 7.5 साल का ब्याज जुड़ा है, तो टाइम 3.5 इंक्रीज करने के कारण ब्याज कितना इंक्रीज किया होगा, तो ब्याज बढ़ गया होगा। यहीं पे लिख देते हैं 5 5 5 2 25,555 कै साल में, 3 साल में, 3.5 साल में। तो 1 साल में कितना, 3.5 यानी 3 दूना 6 और 1 7/2 से डिवाइड कर दीजिए। अरे 3.5 मतलब क्या, 4 और 7.5 हो गया, तो 3.5 यानी 3.1/2, 3.1/2 यानी 7/2। तो 1 साल का कितना, 7/2 से डिवाइड करिए। 7 या 21, 4 और 5, 7 छक 42, 7 पचे 35, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 पचे 10, 2 छक 12, 1 13, 2 तिया 6 और 1 730 रुपया 1 साल का ब्याज। तो कहा कि ब्याज दर और राशि ज्ञात करना है। एक चीज बताइए, यहाँ पर 1 साल का ब्याज है 730, 4 साल का ब्याज कितना, तो 0, 4 तिया 12, 4 सत्या 28 और 1 29, 4 साल का ब्याज आ गया। तो सर मिश्रधन में से 4 साल वाला जो मिश्रधन है, इसमें से 4 साल का ब्याज घटाएंगे तो मूलधन नहीं आ जाएगा, तो मिश्रधन में से ब्याज घटाइए, तो 0 0 9 3 12 8 यानी कि 7, 7300 रुपया प्रिंसिपल आ गया। तो 7300 प्रिंसिपल एक ही ऑप्शन में, रेट निकालने का जरूरत नहीं है। अगर निकालना चाहेंगे तो मूलधन मालूम है, ब्याज मालूम है, समय 4 साल मालूम है, रेट निकल जाएगा। ठीक है, देखिए का वृत्त का त्रिज्या 3% बढ़ गया, तो एरिया में चेंज पूछा, यानी ये भी फॉर्मूला, तो 3 प्लस 3 गुना 3/100, तो 3 प्लस 3 6, 9/100 यानी कि 0.09 यानी 6.09%, ऑप्शन बी। रेडियस में चेंज दिया है, एरिया में चेंज पूछ रहा है, रेडियस में परिवर्तन दिया, एरिया में परिवर्तन बोला है, तो ए भी फॉर्मूला लगा लेंगे, a + b + a गुना b/100। देखिए का एक विक्रेता एक उत्पाद को लागत पर 5% लाभ पर बेचने का इरादा रखता है। यदि लाभ 120 रुपया कम हो तो लाभ 37.5% हो जाता है। कहा यदि लाभ 120 रुपया कम हो तो लाभ अब 3.5%, अच्छा पहले 5% लाभ होता था, अब 3.5% लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना घट गया, परसेंट में 1.5% घट गया ना। पहले 5% लाभ होता था, अब 3.5% लाभ हो रहा है, तो लाभ परसेंट में कितना घट गया, 1.5% घट गया। लेकिन रुपया में कितना घटा है, 120 रुपया, तो 1.5 120 रुपया। उत्पाद का क्रय मूल्य यानी 100% बराबर कितना,
तो 120 बट्टा 1.5 गुना 100। डेसिमल हटाइएगा, 1 0 लग जाएगा, 15 8 20 80, तो 8 पर 3 0, ऑप्शन ए। देखिए कहा एक आदमी ने 10% साधारण ब्याज के दर से 300 रुपया उधार लिया। उसने 1 साल के अंत में 60 रुपए का भुगतान किया, तो दूसरे वर्ष के अंत में अपना बकाया चुकाने के लिए वह कितना भुगतान करेगा। एक बात बताइए, आप किसी से 300 रुपए कर्जा लेके चले गए, 1 साल बाद आए और उसमें से 60 रुपया चुका दिए, तो पहले ये देखिएगा ना कि सर 300 रुपया जो उधार लिए 10% के दर से उस पर 1 साल में ब्याज कितना लगा, फिर लौटाना कितना रहा। तो बताइए 300 रुपया कर्ज लिए हैं, 300 रुपया क्या लिए, कर्ज, रेट है 10%, तो 10% के दर से 1 साल का ब्याज कितना लगेगा, 1 साल का ब्याज लगेगा 30 रुपया। तो ब्याज 30 रुपया लगा, 300 उधार लिए थे, 30 का ब्याज लगा, ब्याज लगा कितने का, 30 का, तो मिश्रधन हो गया 330। 1 साल के बाद 300 कर्जा लिए, 1 साल बाद आपको 330 लौटाना था, आप आए उसमें से 60 रुपया दे दिए, तो 60 रुपया जब आपने लौटा दिया तो बताइए शेष रह गया कर्जा कितना आपका, तो आप बोलेंगे 270 रुपया। कितना रह गया, 270। फिर आप बोलेंगे सर अब एक बार में न दे पाएंगे, ऐसा करिए नहीं, जो 270 बच रहा ना ये अगला साल आएंगे और आपको चुका देंगे। फिर आप आए 1 साल के बाद, 1 साल के बाद आए और बोले कि सर 270 रुपया बाकी रह गया था ना, आप लीजिए। का आप अगला उगला है का, 270 रुपया बाकी था, 1 साल बाद आए हैं तो 1 साल का ब्याज कौन देगा, तो आप बोलिएगा कि अच्छा ठीक है हिसाब किताब कर ले, तो 270 रुपया बाकी था, 1 साल में 10% और ब्याज लगेगा, तो 10% से 2 जीरो कैंसिल, यानी 27 रुपया ब्याज देना है। तो आप कहिएगा कि 270 बाकी था ना, 27 ब्याज का हुआ, ले 27 रुपया मुंह पर फेंक के मारे, तो लौटा दिया आप कै रुपया, 297 रुपया, हो जाएगा ना, ठीक है। देखिए का रमेश को किसी संख्या के आधा को 6 से तथा अन्य आधा को, का संख्या के आधा को 6 से अन्य आधा यानी कि बचा हुआ आधा भाग को 4 से विभाजित करने को कहा गया। का संख्या के आधा को 6 से, तो संख्या का आधा 1/2, इसको 6 से डिवाइड करना था, 6 से डिवाइड कर दिए, समझ गए। ये मत कहिएगा आंसर गुना कर दिए, अरे यहाँ करते तब गुना होता, नीचे किए तो भागे नहीं है। जैसे मान लीजिए x/2 को 6 से भाग करेंगे तो ये x वाला 2 नीचे ना आ जाएगा, 2 गुना 6 हो जाएगा, तो अभी ऐसे थोड़े ना लिखेंगे। संख्या का आधा x/2, इसको डिवाइड करना था 6 से, ठीक है। तो आधा को 6 से डिवाइड, और अन्य आधा, आधा को 6 से डिवाइड कर दिए, तो अन्य यानी बचा है कितना, आधा, यानी x/2, और इसको डिवाइड किया है 4 से। और कहा कि उसके बाद परिणाम को जोड़ दिया जाता है, परिणाम को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया गया। ऐसा करने के स्थान पर रमेश दी गई संख्या को 8 से भाग कर दिया। पता है कहा गया था ऐसा करने को कि संख्या के आधा को 6 से भाग करिए, फिर बचे हुए आधा को 4 से भाग करिए और उसको जोड़ दीजिए, लेकिन वो किया क्या कि उस संख्या को अकेले 8 से भाग कर दिया, और इस प्रकार जो उसका उत्तर आया सही वाला से, ये जो ओरिजिनल वाला इससे 8 कम आया, ये जो उत्तर ओरिजिनल वाला से कम है कितना, अब x/4 दूना 8 प्लस का 8 है ना, x/8 है ना, तो प्लस x/8 माइनस x/8 कट गया, यहाँ x/6 दूना 12 बराबर 8, तो x बराबर 12 8, तो संख्या कितना था 96। ओके, ऑप्शन से भी कर सकते थे लेकिन ऐसे ही आसान है। देखिए एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स का रेशियो, ये कॉइन्स का रेशियो दिया कितना, 1 4 और कुल सिक्के का मूल्य, तो मूल्य लिख लीजिए। अच्छा 1 रुपया का 1 कॉइन्स है यानी मूल्य भी 1 रुपया, 50 पैसा का 4 कॉइन्स है, 2 सिक्का का मूल्य होता है 1 रुपया, 50 पैसा का 2 सिक्का अगर आपके पास है यानी 1 रुपया बोलिएगा ना, 50 पैसा के 2 सिक्का का मूल्य 1 रुपया, तो 4 सिक्का अगर आपके पास है यानी क्या रुपया है, 2 रुपया। 25 पैसा के 4 सिक्का का मूल्य होता है 1 रुपया, 25 पैसा के 4 सिक्का का मूल्य 1 रुपया, तो 4 सिक्का है तो 1 रुपया। अब इन सबको मिलाकर टोटल मूल्य है 4, लेकिन एक्चुअल में मूल्य है कितना, 160। 1 यूनिट बराबर कितना, 40, 1 यूनिट बराबर 40, 1 यूनिट 40, 1 यूनिट कितना हो गया 40, 1 यूनिट 40, 1 यूनिट 40। अब सवाल का 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं,
तो इसको मर्ज करके ही ये आया है। तो यहाँ से डायरेक्ट मूल वाला रेशियो से पॉइंट्स निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट अलग थलग वैल्यू नहीं है, ये दोनों अलग थलग नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में ही ये वैल्यू। कई बार जब हम सेट करवाते सवाल जब बताते तो हमने माना किया है उससे कि जब मान लीजिए जैसे, अरे हटना भारी, कि जैसे एक इनकम का रेशियो है और एक खर्च का रेशियो है। आप रिलेशन जो लाइएगा, एक यूनिट का मान खर्च के रेशियो से निकालेंगे तो वो इनकम के रेशियो को डिफाइन नहीं करेगा, खर्च के रेशियो को ही केवल रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन आप कहिएगा कि सर कई बार तो आप माना करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्यों कर दिए ऐसा कि सर इस रेशियो से, मूल्य वाला रेशियो से एक यूनिट का वैल्यू आया, उससे पॉइंट्स कैसे निकाली? तो सर ये जो मूल्य का रेशियो है वो इसके रिस्पेक्ट में ही ना आया है। आप चाहते हैं तो यहाँ से भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम ज्यादा है, लग जाएगा, स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ही ये वैल्यू आया है, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पॉइंट्स पूछा क्या, 25 पैसे के सिक्के कितने? 25 पैसा का 4 सिक्का है, 1 यूनिट बराबर 40, तो 4 यूनिट बराबर 40 चौके 100। ऑप्शन ठीक हो जाएगा। देखिए तो एक 280 मीटर लंबी ट्रेन 108 के चाल से चल रही है, उसे 70 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय? अच्छा, पुल को पार करना है यानी अपनी लंबाई प्लस पुल के लंबाई का योग, 170 प्लस 280 450 मीटर। 108 के चाल से जाएगा तो समय लगेगा कितना? दूरी बटा चाल। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाइए, 5/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा, 18 6 78, 5 9 45, 18 15 6 यानी 15 सेकंड हो जाएगा। चलिए देखिए, ए को 60 किलोमीटर दूरी तय करने में 20 से 6 घंटा अधिक लगता है। किसको 6 घंटा ज्यादा लगता है? ए को। किसको ज्यादा लगता है? ए को। लैंग्वेज पढ़ के जब भी इस तरह का सवाल आए ना तो लैंग्वेज थोड़ा पढ़ना है, कि जब भी अंतर, चूंकि अंतर निकालते हैं हम लोग, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तभी ना पॉजिटिव आएगा। तो ध्यान रखना है कि किसको ज्यादा समय लगा, किसको कम लगा, और हमेशा ज्यादा में से कम वाला को घटाइएगा, तब जाके अंतर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो कहा ए को 60 किलोमीटर दूरी तय करने में 20 से 6 घंटा अधिक लगा। लेकिन यदि ये अपनी चाल दोगुना कर ले तो उस दूरी को तय करने में 20 से 3 घंटा कम लगेगा। ए की गति मान लेते हैं, दूरी है तो दिया ही है दूरी 60, ए का चाल मान लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर, बी का चाल मान लेते हैं बी। तो पहला स्टेटमेंट में ए को 60 किलोमीटर दूरी तय करने में 20 से 6 घंटा ज्यादा लगा। किसको ज्यादा लगा? ए को ना, तो ज्यादा वाला में से कम वाला को घटाएंगे तो ए को ज्यादा लगा। तो 60 किलोमीटर दूरी ए तय करेगा, समय लगेगा कितना? दूरी बटा 4। यही 60 किलोमीटर बी तय करेगा, समय लगेगा कितना? दूरी बटा 4। और इनके समय का अंतर दिया है कितना? 6 सेकंड में कहा ये अपनी गति दोगुनी कर ले तो उसे वह दूरी तय करने में 20 से 3 घंटा कम लगेगा। ये अपना चाल दोगुना करेगा ना तो 20 से 3 घंटा कम समय लगेगा, 20 से 3 घंटा कम लगेगा। यानी कम किसको लगेगा? ए को, और बी को ज्यादा लगेगा। बी का चाल है बी के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी बी का चाल बी ही है। तो 60 किलोमीटर दूरी बी के चाल से जाएगा तो समय दूरी बटा 4। यही 60 किलोमीटर दूरी ए अपनी चाल दोगुना कर लिया, यानी 2a के चाल से जाएगा तो समय कितना? दूरी बटा 4। और अब जो एक को समय लग रहा है 20 से कम लग रहा है, कितना कम लग रहा है? 3 घंटा। अब इन दोनों को जरा ऐड करिए, तो इन दोनों को अगर ऐड करिएगा, इन दोनों इक्वेशन को क्या करिएगा? ऐड करिए। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे मेरे भाई, इन दोनों को अगर ऐड करिएगा तो ये माइनस और प्लस कट जाएगा, 2 से काट दीजिए 30 बार। अब यह 60 बट्टा माइनस 30 बट्टा है, 60 बट्टा में से 30 बट्टा घटा दीजिएगा तो 30 बट्टा बचेगा बराबर 6 या 3 9, 3 तिया 9, 3 से 10 क्रॉस करिएगा तो ए, और ये 3 नीचे आ जाएगा तो 10 बट्टा 3, 10 बट्टा 3 यानी 3 पूर्णांक 1 बट्टा 3 हो जाएगा। तो चलिए यार आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू सर, धन्यवाद, थैंक यू।